ये है मेरा ब्रांड न्यू कस्टम बिल्ट सैटेलाइट जिसका नाम है सैटगस और लगभग 1 महीने में ये अंतरिक्ष में 5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करेगा। लेकिन सैटगस की खास बात ये है कि इसके पास है ये फोन और साथ ही ये कैमरा और इसका सिर्फ एक ही काम है, स्पेस में आपकी सेल्फी लेना, पृथ्वी को बैकग्राउंड में रखते हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सैटेलाइट पर अपनी फोटो अपलोड करते समय मुझे ये बताते हैं कि आप किस शहर से हैं, तो हम ना सिर्फ आपके शहर के ऊपर जाके सेल्फी लेंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा कब होगा। और अगर आप तब जाकर बाहर हाथ हिलाएं तो टेक्निकली आप उस पिक्चर में 2 बार होंगे। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां आप और मेरे जैसा कोई भी आम आदमी कुछ बनाकर उसे स्पेस में भेज सकता है। तो आज मैं आपको एक 6 स्टेप्स वाला क्रैश कोर्स देने वाला हूं जहां आप सीखेंगे कि आप अपना खुद का कुछ बिल्ड करके उसे स्पेस में कैसे लॉन्च कर सकते हैं। और ये 6 स्टेप्स मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये वही स्टेप्स हैं जिन्हें मैंने पहली बार तब सीखा था जब मैं नासा में एक नया इंजीनियर था और मार्स रोवर पर काम कर रहा था। तो सबसे पहले स्टेप 1 के लिए आपको अपने क्रिएशन को डिजिटली कैड में डिजाइन करना होगा। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और आजकल जो भी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं उसका पहले कैड में डिजाइन ही बनाया जाता है, चाहे मार्स रोवर हो या एक आईफोन या हथौड़ा या फिर एक शैम्पू बॉटल। कैड ये विजुलाइज करने के लिए जरूरी है कि ये कैसा दिखेगा और इससे ये तय करने में भी मदद मिलती है कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। हमारे केस में डिजाइन फेज के कुछ महीनों बाद हम एक ऐसी चीज पर पहुंचे जो इस तरह की दिखती है और ये देखने में बहुत इंप्रेसिव लग सकता है और कई मायनों में ऐसा है भी, लेकिन हमने एक तरह से चीटिंग की और अपना बहुत सारा वक्त और पैसा बचा लिया क्यूबसैट का यूज करके। लगभग 25 साल पहले स्टैनफोर्ड के 2 प्रोफेसर्स को ये एहसास हुआ कि स्पेस में जाने वाले हर सैटेलाइट को सोलर पैनल्स, रेडियो और कंप्यूटर जैसी बेसिक चीजें चाहिए ही होती हैं। तो हर किसी को शुरुआत से शुरू ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने बेसिक जरूरी हार्डवेयर और साइजेस को स्टैंडर्डाइज किया। सबसे ज्यादा यूज होने वाले साइजेस में से सबसे छोटा है ये 1 यूज सैटेलाइट जो कि एक रूबिक्स क्यूब से थोड़ा ही बड़ा है, और फिर आता है 2U जो 2 रूबिक्स क्यूब जितना है, यानी इसका 2 गुना, फिर 3U, फिर 6 और फिर 12U, और ये वो साइज है जिसे हम सैटगस में यूज करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि सैटेलाइट के सभी बेसिक फंक्शंस के लिए जरूरी कंपोनेंट्स और हार्डवेयर जैसे कि फ्लाइट कंप्यूटर इतनी जगह लेते हैं, लेकिन फिर यहाँ बाकी चीजों के लिए इतनी जगह बच जाती है। दूसरे वर्ड्स में आपके सैटेलाइट के गोल के लिए, मतलब आप इसे क्या करवाना चाहते हैं। हमारे केस में यहाँ एक स्क्रीन और एक कैमरा लगेगा फोटोज लेने के लिए। इसलिए जब आप पहली बार स्पेस में कुछ बनाकर भेजें तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक क्यूबसैट बनाएं ताकि आपके डेवलपमेंट का खर्चा करोड़ों डॉलर से घटकर कुछ लाख डॉलर्स रह जाए। तो मैं बात करना चाहूंगा कि हमने सैटगस में क्या क्या हार्डवेयर डाला है, क्योंकि आपको खुद भी उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले आइए जानते हैं कि इसे क्या अनोखा बनाता है, यानी हमारा पेलोड या हम तस्वीरें कैसे लेने वाले हैं। एक बार इसके स्पेस में सही सलामत पहुंचने के बाद ये 2 स्प्रिंग लोडेड पैनल्स घूमकर खुल जाएंगे। एक पर है ये गूगल पिक्सल फोन जिसे एक रेडिएशन रेजिस्टेंट केस में रखा गया है, और दूसरे पैनल पर है एक कैमरा जिसे खास तौर पर स्पेस के कठोर एनवायरनमेंट को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक बार जब हम आपके फोटो को सैटेलाइट तक पहुंचा देंगे, हम उसे इस फोन के स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे, जिसके बाद ये कैमरा एक HDR इमेज खींचेगा और फिर उसे अर्थ पे वापस भेजेगा। और आप देखेंगे कि सैटगस के दूसरी तरफ भी फोन और कैमरा का एक आइडेंटिकल सेटअप है। ये बेसिकली एक फुल बैकअप सिस्टम है, क्योंकि अगर प्राइमरी कैमरा में कोई खराबी आई तो हम अंतरिक्ष में जाकर उसे ठीक नहीं कर सकते। अब पावर के लिए हम इसे किसी बिजली के खंबे से तो नहीं जोड़ सकते, तो इसमें लगे हैं 2 सोलर पैनल्स जो चार्ज करते हैं इन 120 वॉट आवर बैटरीज को। अगर इन सोलर पैनल्स को सीधे सूरज की दिशा में रखा जाए तो ये इतनी एनर्जी जनरेट कर लेंगे कि आप अपना फोन हर 90 मिनट में 9 बार चार्ज कर पाएंगे। लेकिन इससे हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हमें इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल्स को सूरज की ओर मोड़ना पड़ेगा, और फिर फोटोज भेजने और रिसीव करने के लिए इसे पृथ्वी की ओर मोड़ना पड़ेगा, और फिर पृथ्वी के साथ सेल्फी लेने के लिए इस ओर मोड़ना पड़ेगा। तो जब कोई फ्यूल या थ्रस्टर ही नहीं है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर जिसे हम प्रोपेलर से धक्का देकर यहाँ वहाँ हिला सकें, तो ये कैसे होगा भला? वेल, ये रहा एक हिंट। ये क्यूब दिख रहा है, ये यहाँ इस स्विवल माउंट से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई भी थ्रस्टर्स या प्रोपेलर्स नहीं लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बटन को दबाने पर मैं इसे मैजिकली घुमा भी सकता हूं और फिर रोक भी सकता हूं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जिससे ये हो पा रहा है? वेल, अगर हम ये देखने के लिए इन पैनल्स को हटा दें तो इसका सीक्रेट है ये घूमती हुई डिस्क। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, इसीलिए अगर ये डिस्क एक डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दे तो फिजिक्स कहता है कि संतुलन बनाए रखने के लिए क्यूब को दूसरी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। तो अगर आप इन 3 डिस्क्स को, जिन्हें हम रिएक्शन व्हील्स कहते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्रीज के एंगल पर रखते हैं, तो आप उन्हें ऊपर नीचे घुमाकर पूरे सैटेलाइट को स्पेस में अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। अब क्योंकि सैटेलाइट को घुमाना बहुत जरूरी है बैकअप के लिए, और इन डिस्क्स को उनकी मैक्स रोटेशन स्पीड पर पहुंचने के बाद उन्हें अनस्पिन करने में मदद करने के लिए इसमें 3 टॉर्क रॉड्स भी हैं, जो कि एक बार फिर एक दूसरे से 90 डिग्री पर ओरिएंटेड हैं।
ये एक बहुत ही सिंपल और जीनियस डिजाइन है जिसे आप खुद भी बना सकते हैं। आपको बस $2 के क्रिस्टलिन आयरन के टुकड़े के चारों ओर वायर लपेटना है और फिर उसमें से करंट दौड़ाना है। इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे ऑन करने पर यह कंपास रॉड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉलो करता है, लेकिन फिर यह नया मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होना चाहेगा, ठीक उसी तरह जैसे यहाँ मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बस इसे ऑन करके और वायर में से करंट दौड़ाकर किसी जादू की तरह आप इस छोटे से तैरते हुए प्लेटफॉर्म के ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। हमारे सामने एक और चुनौती ये है कि सैटगस का ये जानना बहुत जरूरी है कि वो हर समय रिलेटिव टू अर्थ कहाँ पर है, ताकि उसे पता रहे कि आपके शहर के नीचे से गुजरते वक्त उसे सेल्फी कब लेनी चाहिए। और इसके अलावा भी और कई कारण हैं। इसलिए हमने इसमें एक GPS डाला है, लेकिन उसमें हमें सिर्फ इसका लोकेशन मिलेगा, ओरिएंटेशन नहीं। ओरिएंटेशन के लिए हमने इसमें डाला है IMU, ठीक वैसा जैसा आपके फोन में है, जिससे फोन पता लगाता है कि आपने उसे किस ओर घुमाया है। साथ ही 2 स्टार ट्रैकर्स जो स्टार्स की तस्वीरें लेकर उन्हें आसमान के फोटोज के साथ मिलाते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि सैटेलाइट किस तरफ देख रही है। लेकिन कभी कभी वो तारों को नहीं देख पाते क्योंकि सूरज उन्हें अंधा कर देता है, जिसके लिए इसमें 2 सन सेंसर्स भी हैं जो आकाश में सबसे चमकीला स्पॉट ढूंढकर उसे सूरज मान लेते हैं, जो कि कोर्स मेजरमेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। हार्डवेयर के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए हमें सैटेलाइट से बात करने का कोई तरीका चाहिए, जिसके लिए हमारे पास 2 तरह के रेडियो हैं, एक धीमा और एक तेज। एक है UHF बेसिक कमांड्स और टेलीमेट्री कम्युनिकेशन के लिए, इसके डेटा रेट्स कम हैं। और फिर एक S बैंड जिसके डेटा रेट्स ज्यादा हैं और जिसका यूज फोटोज को ट्रांसमिट करने के लिए होगा। और सैटगस पर हार्डवेयर का आखिरी टुकड़ा जिसकी जरूरत आपको अपने खुद के स्पेस बिल्ड में भी होगी, वो है फ्लाइट कंप्यूटर। ये सैटेलाइट का ब्रेन होगा जो कि सेंसर्स और रेडियो के सभी इनपुट्स लेगा और फिर ये तय करेगा कि कहाँ घूमना चाहिए और कहाँ फोटोज लेने चाहिए। स्पेस में कुछ बनाकर भेजने के दूसरे स्टेप के लिए हमें अपने डिजाइन को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस आपको मारने के लिए इन 4 मेन तरीकों का यूज करता है। तो हमें इनमें से हर एक को चेक करके ये कंफर्म करना होगा कि हम सेफ हैं। पहले तो स्पेस आपको हिला हिला कर तोड़ने की कोशिश करेगा। टेक्निकली ये स्पेस में पहुंचने से पहले लॉन्च पैड पर होता है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी से निकलने के लिए जिन रॉकेट्स की जरूरत पड़ती है वो इतने बड़े और पावरफुल होते हैं कि रॉकेट के अंदर का कंपन ही इतना खतरनाक होता है कि रोजमर्रा की आम चीजें तो आराम से टूट जाएं। खासकर तब जब वो चीज रॉकेट के वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट कर रही हो। और इससे मेरा मतलब ये है, पता है जब आप किसी को सही समय पर झूले पर धकेलते हैं तो वो और भी ऊपर जाता है। क्या ये बहुत तेज है? क्या ये बहुत तेज है? क्या और ऊपर? लेकिन अगर आप गलत समय पर धक्का दें तो आप उनका झूलना बिगाड़ सकते हैं और उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। हर चीज की एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो आपके फोन के जमीन पर गिरकर टकराने का हो या भूकंप के दौरान किसी घर का हिलना। उदाहरण के लिए यहाँ 3 मासेस हैं जिनका वजन एक जैसा है। ये बस अलग अलग लंबाई वाले रॉड से जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे मैं इस बेस प्लेट को हिलाता हूँ तो देखकर बताइए कि हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तक कब पहुँचते हैं। ओह देखो, लंबे वाले की तो मिल गई। ये उस झूले की तरह है क्योंकि हम इसके हर स्विंग के साथ और ज्यादा एनर्जी ऐड करते हैं जब तक ये टूट ना जाए। और अब एक बार फिर अगर मैं इस बेस के हिलने के फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो हम लंबे वाले मास की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ जाएंगे। तो अब लंबा वाला मास तो ठीक है, लेकिन बीच वाला मास जोरों से हिलने लगा। लो अब ये भी टूट गया। अब अगर मैं ऐसा एक बार फिर से करूं और पहले वाले के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर रुक जाऊं और फिर दूसरे वाले के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर रुकूं और फिर इसकी स्पीड मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा दूं, हम करीब तो पहुंचते हैं लेकिन इस छोटे वाली की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तक पहुंच नहीं पाते। और हमें यही चाहिए। इस बेस प्लेट का हिलना रॉकेट के कंपन और हिलने डुलने जैसा है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे हार्डवेयर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रॉकेट से ज्यादा हो, बिल्कुल इस छोटे वाले मास की तरह, ताकि वो इन दोनों की तरह टूटकर अलग ना हो जाए। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? याद है वो कैड मॉडल जिसे हमने पहले स्टेप में डिजाइन किया था सब कुछ समझने और एनालाइज करने के लिए? वो दोबारा काम में आएगा क्योंकि अब हम उसका एक फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बनाएंगे। इसका मतलब हम उस पूरे स्ट्रक्चर को लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे जिन्हें मैश कहा जाता है। हर एक टुकड़ा काफी छोटा और सिंपल है, जहाँ हम बेसिक फिजिक्स इक्वेशंस का यूज करके देख सकते हैं कि अगर उनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाए तो ये अपने बगल वाले टुकड़ों पर कैसा असर दिखाएंगे। तो अब कंप्यूटर को बहुत सारे सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, न कि एक ऐसा इक्वेशन जिसे सॉल्व करना नामुमकिन हो, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे सैटेलाइट और उसके हर हिस्से की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रॉकेट के कंपन से ज्यादा हो। इसके बाद हालांकि हम जानते हैं कि हम उस लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि रॉकेट का हिलना अपने आप में ही काफी खतरनाक हो सकता है। तो हम उसी फाइनाइट एलिमेंट मॉडल का इस्तेमाल करके ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सैटेलाइट उन फोर्सेस को झेलने जितना मजबूत है या नहीं। स्पेस के पास आपको मारने का दूसरा तरीका है कि वो आपको जलाकर या फिर ठंड से भी मार सकता है। यहाँ पृथ्वी पर हमें एक अच्छा और आरामदायक एटमॉस्फेयर मिला है जो एक विशाल कंबल की तरह काम करता है। ये सूरज से आने वाली गर्मी को रोककर उसे हवा के माध्यम से चारों ओर फैलाता है, जिससे तापमान स्थिर रहता है। लेकिन स्पेस में ना तो कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही हवा, तो एक ही ऑर्बिट में सैटेलाइट के कुछ हिस्से धूप में 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकते हैं और वही छांव में -80
60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे हो सकते हैं। ये ऐसा है जैसे हर 90 मिनट में पृथ्वी के किसी रेगिस्तान में दर्ज किए गए टेम्परेचर के लगभग 2 गुने तापमान से लेकर अंटार्कटिका में दर्ज किए गए सबसे ठंडे तापमान तक का सफर तय करना। अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो तापमान में इतने उतार चढ़ाव से इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत तेजी से जम जाएंगे या ज्यादा गर्म हो जाएंगे। तो एक बार फिर हम मैश का इस्तेमाल करेंगे, मगर इस बार हम ये जांच करेंगे कि जब सैटेलाइट का मेटल स्ट्रक्चर सन की लाइट में या पृथ्वी की ठंडी छाया में होता है तो उसमें हीट कैसे स्प्रेड होती है। फिर आप जान जाएंगे कि हीटर को कहाँ रखना है, जैसे कि फ्लाइट कंप्यूटर के पास, ताकि पृथ्वी की छांव में ये बहुत ज्यादा ठंडा ना पड़ जाए, और सैटेलाइट की सतह पर रेडिएटर की कोटिंग कहाँ लगानी है ताकि ये धूप में हद से ज्यादा गर्म ना हो। अंतरिक्ष के पास जो तीसरा हथियार है वो है आपको धूप से जलाकर मार डालना। स्पेस में डायरेक्ट सनलाइट में 1 घंटा पृथ्वी पर सनलाइट में खड़े रहने के एक पूरे साल के बराबर है। हमारे प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर का एक बार फिर से शुक्रिया। इसलिए हमें सैटेलाइट पर मानो सनस्क्रीन लगाना है, जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को मेटल या ग्लास के किसी मोटे टुकड़े के पीछे रखकर, वरना सूरज और बाकी सोर्सेज से आने वाले एक्सट्रीम और हार्श रेडिएशन से इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाएंगे। लेकिन ये कितना मोटा होना चाहिए? अब क्योंकि हमारा वेट का बजट बहुत कम है, इसलिए हम इसे जरूरत से ज्यादा मोटा भी बिल्कुल नहीं बना सकते। इस चीज का पता लगाने के लिए हमने अपने गूगल पिक्सल को लेकर उसे एक रेडिएशन चेंबर में रखा जो अंतरिक्ष के कठोर एनवायरनमेंट को मिमिक करता हो। फिर उसे रेडिएशन से ब्लास्ट किया और ये फोन उसमें पूरे 10 मिनट तक टिका, जो कि बहुत इंप्रेसिव है, और ये दिख भी शानदार रहा था। और अब जब हम ये जान चुके हैं कि इस फोन की स्क्रीन कितनी रेडिएशन झेल सकती है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम और ग्लास एनक्लोजर की मोटाई कितनी होनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम उस वैल्यू के काफी नीचे रहें। इस केस में हमें जिस सनस्क्रीन की जरूरत थी वो थी 6 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की एक शीट और 5 मिलीमीटर मोटी हार्डन ग्लास की एक लेयर। स्पेस में सुपर एडवांस फोन्स को भेजने से याद आया, हमने इस पूरे काम को मुमकिन बनाने के लिए गूगल पिक्सल और T-Mobile दोनों के साथ पार्टनरशिप की है। अंतरिक्ष से पहले सेल्फी लेने के लिए गूगल पिक्सल ही ऑब्वियस चॉइस था, क्योंकि ये खास तौर पर अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए टेस्टेड है। इसका डिस्प्ले हाई रेजोल्यूशन वाला है और इसमें है रियल टोन टेक्नोलॉजी जो सभी स्किन टोन्स को एक्यूरेटली डिस्प्ले करता है। और फिर T-Mobile, क्योंकि वो पहले से ही स्टारलिंक के साथ पार्टनर कर रहे हैं ताकि आपको उन जगहों पर भी कनेक्टेड रहने के लिए सैटेलाइट कवरेज मिलता रहे जिनके बारे में आपने सोचा ना हो। हमारे सेल्फी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने की खोज में ये हमारे एक्सपर्ट्स बने। और अब वो चौथा तरीका जिससे अंतरिक्ष आपको मारने की कोशिश करेगा वो है स्पेस का वैक्यूम। हम अक्सर इस बारे में सोचते नहीं, लेकिन हम हवा के मॉलिक्यूल्स के एक बड़े ढेर के नीचे हैं। मतलब हमारी बॉडी लगातार उस कलेक्टिव वेट को पीछे धकेल रही है जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर आप एक वैक्यूम चेंबर में से उस सारे एयर प्रेशर को निकालकर उसे अंतरिक्ष की तरह बना दें, तो आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में होते हैं तो वो एक एयर प्रेशराइज्ड सूट क्यों पहनते हैं, जो उन्हें चारों ओर से उसी तरह धकेलता है जिस तरह पृथ्वी पर हवा। अब बेशक हमारा सैटेलाइट मार्शमैलोज नहीं ले जा रहा, लेकिन इसमें कुछ रबर, फोम और लिथियम बैटरीज हैं जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में डाल दिए जाने पर या तो फूल जाएंगी या गैसें छोड़ेंगी, जो बाकी उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर हम सभी जरूरी सावधानियां ना बरतें। तो और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि करोजन। लेकिन ये थे वो 4 मुख्य तरीके जिनसे स्पेस आपके बनाए क्रिएशन को तबाह करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या आपने देखा कि मैंने ये नहीं कहा कि आपको स्पेस में ऑर्बिट कर रहे बाकी सैटेलाइट से टकराने की चिंता करने की जरूरत है। अगर आपने कभी ये फोटो देखा हो तो आपको ये बात जानकर हैरानी हो रही होगी, क्योंकि ये फोटो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे प्लेनेट को करंटली ऑर्बिट कर रहे सभी सैटेलाइट्स को। बहुत भीड़ भाड़ है ना, लेकिन ये इन सैटेलाइट्स का असली साइज नहीं है। जिस तरह इस तस्वीर में यूएस में उड़ने वाले एयरप्लेन्स का साइज उनका असली साइज नहीं है। सैटगस को किसी दूसरे सैटेलाइट से बचने के लिए थ्रस्टर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके किसी से टकराने के चांसेस ना के बराबर हैं। इनफैक्ट अगर आप स्पेस में कितनी यूजेबल जगह है उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारा आकाश हवाई जहाजों से जितना भरा है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की संख्या उससे 10 लाख गुना कम है। और फिर सोचिए कि आकाश में 2 हवाई जहाजों को एक दूसरे के करीब देखना कितना रेयर है। लेकिन फिर भी जस्ट टू बी श्योर, हम पृथ्वी को ऑर्बिट करने वाले सभी 44,000 सैटेलाइट्स और ऑब्जेक्ट्स पर एक्टिवली नजर रखते हैं जिनका साइज एक बेसबॉल से बड़ा है। और अब कुछ ऐसे इंटरनेशनल रूल्स हैं जिनके अनुसार अगर आप एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालें तो कुछ सालों के बाद आपको उसे जलकर डिसइंटीग्रेट करना होगा। तो इससे पहले कि हम अपने मिनी स्पेस प्रोग्राम के तीसरे स्टेप की ओर बढ़ें और इसे सच में बिल्ड करें, मैं आपको बता दूं कि सैटगस सिर्फ 1 से 3 साल तक ही रहेगा और ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, जिसके बाद वो वापस धरती पर आने के रास्ते में जल जाएगा। तो अगर आपको वो स्पेस सेल्फी चाहिए तो आपको जाना होगा हमारे spaceselfie.com पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर। एक बार साइट पर जाने के बाद चीजें काफी सिंपल हैं। बस अपनी मनपसंद सेल्फी अपलोड करो और फिर चुनो कि आपको पृथ्वी के साथ फोटो दिन में चाहिए या रात में। वो फोटो सैटेलाइट के अपने शहर के ऊपर से गुजरते समय भी खिंचवा सकते हैं, जहाँ हम आपको फोटो के लिए जाने वाला टाइम बता देंगे। तो उस वक्त बाहर जाकर हाथ हिलाना मत भूलना। जब आप spaceselfie.com पर अपनी फोटो सबमिट करेंगे तो आपको न सिर्फ ये फ्री सुपर कूल मिशन पैच अपने मेल में मिलेगा, बल्कि आपको मेरे और मेरी टीम के साथ 1 या 2 महीने में कैलिफोर्निया में होने वाले रॉकेट लॉन्च को देखने का मौका भी मिलेगा। और हाँ, ये सब कुछ फ्री है अगर आप करंटली एक क्रंच लैब सब्सक्राइबर हैं तो, या अगर आप अभी सब्सक्राइब करके किसी को इन छुट्टियों में एक परफेक्ट गिफ्ट देना चाहें तो।
या फिर आपको बस इतना करना है कि एक ऐसे बच्चे के लिए एक बॉक्स स्पॉन्सर करना है जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दोनों ही चॉइसेस अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे जैसे हैं और आपकी जिंदगी में सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है वो आहा मोमेंट्स, जहां आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे शायद आपको इस वीडियो को देखने के दौरान हुआ होगा, तो फिर आपको ये क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्स बहुत पसंद आएंगे अगर आप छोटे हैं, और ये क्रंच लैब्स हैक पैक अगर आप एक टीन या फिर अडल्ट हैं। दोनों ही केसेस में इन्हें सीधे आपके दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा, जहां हम इसे मिलकर बनाएंगे और इसके काम करने के पीछे के साइंस को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ड बॉक्स सब्सक्राइबर्स पहले से ही उन डिस्क के बारे में सब कुछ सीख चुके हैं जिनके बारे में मैंने आज इस वीडियो में बताया था, क्योंकि वो पहला मैकेनिकल टॉय जो हमने बनाया था वो है ये सुपर फन मिनी डिस्क लॉन्चर, जहाँ फिजिक्स के जिस प्रिंसिपल पर हमने चर्चा की थी वो इस फ्लाईव्हील डिस्क से जुड़ा था। और हैक पैक में हम इसे एक लेवल ऊपर ले गए हैं, क्योंकि इसमें है एक बहुत ही कूल रोबोट जो बॉक्स से निकलते ही तैयार होगा बिना किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़े, मगर कोड के अंदर झांक कर उसे ट्वीक करने के लिए एज अ फन इंसेंटिव। हमने इसे लेवल अप करना बहुत ही आसान बनाया है हमारे ऑनलाइन कोडिंग मॉड्यूल की हेल्प से। और क्योंकि छुट्टियां आ गई हैं, अपने लिस्ट में डालने के लिए इससे ज्यादा मजेदार और कुछ नहीं होगा, और न ही अपने किसी खास को देने के लिए इससे ज्यादा अच्छा कोई गिफ्ट होगा, जहां आप उन्हें उनके कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग और रेजिलियंस को बढ़ता देख सकते हैं। और तो और मैं वादा करता हूं कि आप ऐसे पहले इंसान होंगे जिन्होंने उन्हें ऐसी फोटो दी होगी जो स्पेस में खींची गई हो। तो ये सब पाने के लिए बस जाइए crunchlabs.com पर या फिर क्लिक करें वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर, जहां हम इन छुट्टियों के दौरान 1 या 2 बॉक्सेस फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हमने अपना पहला स्टेप अपने सैटेलाइट का डिजाइन पूरा कर लिया है और फिर दूसरे स्टेप में मैथ और एनालिसिस करके ये सुनिश्चित कर लिया है कि ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में सर्वाइव कर पाएगा, तो अब हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इसे सच में बिल्ड करना। और हर बार की तरह हम इसे दिखाएंगे एक 15 सेकंड के बिल्ड मोन्टाज। स्पेस हार्डवेयर तैयार होने के बाद आप उसे एक फुल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेस्ट से गुजारना चाहेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जैसे डिजाइन किया गया है। तो हमारे लिए इसमें शामिल है सोलर पैनल्स को खोलना और उन्हें टेस्ट करना, कैमरा और स्क्रीन दोनों का परीक्षण करना, और एक फुल सेल्फी अपलोड और ट्रांसमिशन टेस्ट करना। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, सैटगस में एक्चुअली 2 स्क्रीन्स और 2 स्पेस हार्डन्ड रेड वायर कैमरास हैं। अब उम्मीद है कि हमें वो बैकअप कभी इस्तेमाल ना ही करना पड़े, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर किसी वजह से पहले वाला काम करना बंद कर दे तो हम अंतरिक्ष में जाकर उसे ठीक नहीं कर सकते। स्पेस के लिए चीजों को डिजाइन करते समय ये एक बहुत ही आम चीज है, खास तौर पर मिशन से जुड़ी चीजों के लिए। यहाँ तक कि रोवर पर मेरे डिजाइन किए गए हार्डवेयर का भी एक बैकअप था। ये दोनों डोर्स खुलकर रोवर के हाथ की मदद से मिट्टी का एक सैंपल ले सकते थे, हालांकि वो सैंपल एनालाइज होने के लिए जाएगा एक ही जगह पर। तो अब जब सब सही लग रहा है, मैंने इस पर साइन किया और फिर 2 गूगली आईज चिपका दिए। ठीक है, सैडली स्पेस में गूगली आईज अलाउड नहीं है। अब जब ये ऑफिशियली बन चुका है और सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, वक्त है चौथे स्टेप का, जिसे हम नासा वाले कहते हैं शेक एंड बेक। बेसिकली जब हमने दूसरे स्टेप में डिजाइन को एनालाइज किया तो हमने ये अनुमान लगाया कि स्पेस में जाने के दौरान होने वाले एक्सट्रीम वाइब्रेशंस और तापमान में उतार चढ़ाव का सैटगस पर कैसा असर होगा। और अब वक्त है असली टेस्ट करने का। इसे हिलाकर और बेक करके हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा अनुमान सही था या नहीं। पहले हम सैटगस को शेक टेबल पर लगाते हैं और फिर इसे 1 मिनट तक लगातार तीनों दिशाओं में हिलाते हैं। इसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर हिलाया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी हार्डवेयर में कोई अनएक्सपेक्टेड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इश्यूज ना सामने आए। अब इस कंपन की इंटेंसिटी लॉन्च पैड पर होने वाले कंपन से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए अगर हमारा सैटेलाइट इसमें टिका रहा तो हम निश्चित रूप से ये कह सकेंगे कि ये सैटेलाइट असली लॉन्च के दिन भी सर्वाइव कर जाएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ भी ढीला ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फैस्टनिंग हार्डवेयर को ग्लू से नहीं चिपकाते तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सभी कंपन की वजह से खुद को अनस्क्रू कर सकते हैं। अब बेक वाले हिस्से के लिए हमने सैटगस को एक वैक्यूम चेंबर में रखा और फिर उसमें टेम्परेचर को मैक्सिमम और मिनिमम पर 3 बार साइकिल किया, और यहाँ तक कि अपनी मन की शांति के लिए इन तापमानों पर सैटेलाइट को ऑन करके भी देखा। इससे हमें पूरा विश्वास हो गया कि जब ये अंतरिक्ष में पहुंचेगा तो इसे वैक्यूम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये ना तो जमेगा और ना ही जलकर खराब होगा। तो शेक एंड बेक वाला मेथड इस्तेमाल करने के और ये कंफर्म करने के बाद कि सैटेलाइट में सब कुछ सही से काम कर रहा है, अब आप इसे लॉन्च डिस्पेंसर पर पैक करके लोड कर सकते हैं। जब ये ऑर्बिट में पहुंचेगा तो डिस्पेंसर रॉकेट से जुड़ा रहेगा, लेकिन इसके अंदर मौजूद इजेक्शन स्प्रिंग मैकेनिज्म सैटगस को धीरे से अंतरिक्ष में धकेल देगा। इस डिस्पेंसर का एक और अच्छा फीचर ये है कि इसमें रबर आइसोलेशन डैम्पर्स लगे हैं, जहाँ ये सैटेलाइट से जुड़ता है। इससे सैटेलाइट को महसूस होने वाले कंपन को और कम करने में मदद मिलती है। ये वही चीज है जिसका इस्तेमाल ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स में भूकंप से होने वाले झटकों को कम करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये टावर शेकर टेबल से डायरेक्टली जुड़े होने पर कितना ज्यादा हिलता है, लेकिन अगर हम इस पर रबर पैड्स लगा दें तो इसका हिलना काफी कम हो जाता है। तो अब जब सब कुछ पैक हो चुका है और हम जाने के लिए तैयार हैं, तो अगला पड़ाव है स्टेप 5 यानी लॉन्च पैड। सैटगस को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX Falcon 9 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। अब जब आप अपने क्रिएशन को अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में भेजेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा SpaceX, क्योंकि अभी तक का सबसे कम महंगा ऑप्शन है। और जब आप रॉकेट पर एक स्पॉट बुक करते हैं तो उनकी वेबसाइट आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि आपको कौन सा ऑर्बिट चाहिए, लॉन्च पैड की तारीख क्या होगी, इंटरफेस प्लेट ऑप्शंस और एक्स्ट्रा फ्यूल जैसे एड ऑन्स भी। अब वैंडनबर्ग से लॉन्च करना एक और चॉइस लग सकता है, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हर जगह की सैटेलाइट पिक्चर्स लेना चाहते हैं। तो हम ऐसा ऑर्बिट नहीं चाहते जो पृथ्वी के चारों ओर इस दिशा में चक्कर लगाए। हमें एक ऐसा ऑर्बिट चाहिए जो इस तरफ से चक्कर काटे, ताकि पृथ्वी के घूमते समय हम हर जगह को कवर कर सकें। फन फैक्ट, स्पाई सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स भी ऐसे ही होते हैं ताकि वो पृथ्वी के किसी भी कोने की तस्वीर ले सकें। तो इस तरह का ऑर्बिट पाने के लिए हमें इसे साउथ की ओर से लॉन्च करना होगा और सेफ्टी रीजंस की वजह से इसे पानी के ऊपर होना चाहिए, और इसीलिए वैंडनबर्ग हमारे लॉन्च के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। अब अगर आप किसी चीज को मार्स पर भेजना चाहें और आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलना हो, तो इसके लिए आपको इक्वेटर के जितना हो सके उतना करीब जाना होगा, ताकि आप इस चीज का फायदा उठा सके कि पृथ्वी के घूमने पर आप ईस्ट की ओर 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, जबकि अगर आप नॉर्थ या साउथ पोल से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो आप ईस्ट की ओर से 0 की रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में ये मिशन या तो यहाँ से या यहाँ से लॉन्च होते हैं, क्योंकि दोनों जगह साउथ के नजदीक है और रॉकेट्स को सेफली पानी के ऊपर ईस्ट की ओर लॉन्च किया जा सकता है। अब इस यात्रा पर सैटगस अकेला नहीं होगा, उसके साथ फैल्कन 9 के नाक वाले हिस्से में सवार 50 से 100 और भी चीजें होंगी। वो हिस्सा जो आपकी पसंदीदा चीज को अंतरिक्ष में ले जाता है उसे कहते हैं फेयरिंग, और फैल्कन 9 में ये इतना बड़ा है कि उसमें एक स्कूल बस भी आ जाए। उसके नीचे आपको एक बड़ा लिक्विड और ऑक्सीजन फ्यूल टैंक दिखेगा जो 9 इंजन को पावर करता है, और फिर ऊपर की तरफ एक छोटा आइडेंटिकल सेट जिसमें एक ही इंजन है, क्योंकि जब हम स्पेस में पहुंचेंगे तो ये दोनों भाग अलग हो जाएंगे। तो एक बहुत ही ड्रामेटिक और पावरफुल लिफ्ट ऑफ सीक्वेंस के बाद लगभग 8000 डायनामाइट स्टिक्स के बराबर की एनर्जी के साथ फैल्कन 9 अपनी उड़ान भरता है। इसे 3700 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में लगभग 2.5 मिनट का वक्त लगेगा। अब मेन बूस्टर को ऊपरी हिस्से से अलग करने का समय आ गया है, जहां हमारे सैटगस को रखा गया था। अब इसकी सबसे कूल बात यह है कि जब ये पृथ्वी पर वापस गिरता है तो अपने आप ही उड़कर लैंडिंग पैड पर लौट आता है, ताकि इसका इस्तेमाल दोबारा से किया जा सके। ये एक तरीका है जिससे SpaceX इतने कम पैसों में उड़ान भरने में सक्षम है, क्योंकि पहले बूस्टर्स दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। हर फ्लाइट के लिए एक नया बूस्टर बनाना पड़ता था। बचा हुआ सिंगल इंजन स्पीड बनाए रखने के लिए पहली बार खुद को फायर करता है, और 30 सेकंड बाद यानी लॉन्च के 3 मिनट बाद फेयरिंग 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और खुल जाता है, जिससे सभी सैटेलाइट्स एक्सपोज हो जाते हैं। इसके बाद ये और 5 मिनट तक एक्सेलरेट करता रहता है 5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ने तक, जो कि एक बंदूक की निकली गोली से 10 गुना ज्यादा है। और फिर लॉन्च के ठीक 9 मिनट बाद इसका इंजन बंद हो जाता है। अब ये लगभग 1 घंटे तक चुपचाप घूमता रहेगा, जिसके बाद इसे 2 घंटे लगेंगे पृथ्वी के चारों ओर एक ऑर्बिट में हर एक सैटेलाइट को एक एक करके छोड़ने में, जिसमें हमारा सैटेलाइट भी शामिल है। अब आते हैं अपने बूटस्ट्रैप्ड स्पेस प्रोग्राम के 6th और आखिरी स्टेप पर, जो कि है ऑपरेशंस। एक बार जब सैटगस ऑर्बिट में पहुंच जाए तो कुछ घंटों बाद हमें उससे एक मैसेज मिलना चाहिए कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जिसके बाद वो अपने सोलर पैनल्स फैलाएगा और स्क्रीनिंग कैमरा डिप्लॉय करेगा। हम यहाँ मिशन कंट्रोल रूम से उसकी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर नजर रखेंगे, और कुछ हफ्तों बाद जब ये कंफर्म हो जाएगा कि सब कुछ ठीक से चल रहा है, ये सेल्फीज लेना शुरू कर देगा। और वो हर दिन सेल्फीज लेता रहेगा जब तक कि वो लगभग 1 से 3 साल में अपने सम्मानजनक अंत तक नहीं पहुंच जाता। और ये सैड लग सकता है, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ इसका ऑर्बिट डीके होगा, ये और ज्यादा एयर मॉलिक्यूल से टकराने लगेगा, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे मोटा होता जाएगा और इसकी रफ्तार धीमी होती जाएगी। और क्योंकि इसमें 55 पाउंड के तोप के गोले जितनी एनर्जी होती है, किसी गोली से 10 गुना ज्यादा तेज गति के साथ, इसलिए एयर फ्रिक्शन से इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी और ये एक शानदार गर्म आग के गोले में डिसइंटीग्रेट होकर भस्म हो जाएगा। और आपको ये अंदाजा दिलाने के लिए कि ये एनर्जी कितनी ज्यादा है, ये रहा हमारे सैटेलाइट का एक मॉडल जिस पर सिर्फ 5 डायनामाइट स्टिक्स दागे गए हैं, या कह लो री एंट्री के एनर्जी का 1/100वां हिस्सा। और सच कहूं तो ये किसी मिशन को पूरा करने के बाद माइक ड्रॉप करने का एक अच्छा तरीका है। मैं अपनी टीम के साथ 3 सालों से इस सैटेलाइट को बनाने पर काम कर रहा हूं, और इस सब के बाद हम अभी अपने 6 स्टेप स्पेस प्रोग्राम के इस स्टेप पर हैं, जहां इसका लॉन्च 1 या 2 महीने में होने वाला है। तो चलिए इसे साथ में करते हैं। बस जाइए spaceselfie.com पर और अपलोड कीजिए अपनी फोटो। मैं आपको आपका फ्री मिशन पैच भेजूंगा, और हो सकता है कि आपको मेरे साथ ये लॉन्च देखने का मौका भी मिले। बचपन से ही रात को आसमान को देखना मुझे बहुत पसंद था। सभी सितारों को देखना, यहाँ तक कि हमारी अपनी गैलेक्सी को भी, और उन सभी सितारों के बीच एक इंसान होने के नाते अपनी जगह और पोटेंशियल के बारे में सोचना। उस आश्चर्य ने साइंस के प्रति मेरे पहले प्यार को जगाया था। इसलिए किसी न किसी रूप में आप सभी के साथ उस एहसास को शेयर करना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और मुझे गर्व है कि मैं अगली पीढ़ी के प्रॉब्लम सॉल्वर्स को प्रोत्साहित कर पा रहा हूँ। चलो शुरू करें।